संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत पाठशाला में पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि एक ऐसा विषय है जिसमें आपके छठी से लेकर के 12वीं या यूं कहूं कि आगे की कक्षाओं तक भी आपके काम आता है। संस्कृत अध्ययन की जब बात हम करते हैं, हिंदी की जब हम बात करते हैं, तो संधि का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और हर विद्यार्थी की जानकारी में संधि होनी चाहिए। संधि कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है और कैसे उसका प्रयोग आपके भाषा में होता है। आज शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं संधि क्या है। जी हाँ, संधि व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। वर्ण विकार, विकार यानी परिवर्तन। विकार को हम परिवर्तन कहते हैं। यह वर्ण विधि है जो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के बीच में व्यवधान रहित सामीप्य यानी संहिता में जो वर्ण विकार, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। जिसे सामान्य शब्दावली में हम ये भी कहते हैं कि दो परस्पर समीप वर्णों के बीच में होने वाले वर्ण विकार को यानी परिवर्तन को, मिलाप से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, दो वर्णों के बीच में होने वाले वर्ण विकार को, मिलाप से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। जैसे एक आपका परिचित उदाहरण है, बहुत बार आपने सुना है, विद्या जमा अल्य यानी विद्यालय। विद्या और अल्य को जब हम जोड़ देते हैं तो विद्यालय हो जाता है। लेकिन यहां जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो आप समझ लीजिए। जब हम संधि करते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। यहां विद्या पूर्व पद है और अल्य है उत्तर पद है। विद्या जमा अल्य। अब क्या है कि विद्या यानी पूर्व पद के अंत में क्या है? आ। और उत्तर पद के शुरू में क्या है? अल्य का आ। यानी आ और आ की अत्यंत समीपता के कारण दो वर्णों के स्थान पर आ वर्ण के रूप में दीर्घ एकादेश हो जाता है। दोबारा समझ लीजिए, विद्या जमा अल्य है यानी विद्या इसमें पूर्व पद है, पहले वाला पद है, और अल्य है बाद का पद है। विद्या जमा अल्य। अब इसमें विद्या य के अंत में क्या है? आ। यानी पूर्व पद के अंत में क्या हुआ? आ। और उत्तर पद के शुरू में क्या हुआ? आ। अल्य का आ। पूर्व पद के अंत का जो वर्ण है और उत्तर पद के शुरू का जो वर्ण है, उन दोनों के बीच में समीपता के कारण जो परिवर्तन होता है, जो विकार पैदा होता है, जो मिलाप होता है, उसे हम संधि कहते हैं। और यहां पर आ और आ, इन दोनों वर्णों के बीच में जो दीर्घ वर्ण एकादेश हुआ वह आ के रूप में हुआ। और उसको जब हम जोड़ते हैं, दो आ से एक आ हो गया, जैसा आप देख रहे हैं। विद्या उत्तर पद में शेष रह गया था ल यह ल्य, तो जोड़ देंगे विद्यालय। इस तरह से संधि होती है। अब संधि के प्रमुख तीन भेद हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। अब संस्कृत की अगर हम बात करें, ये तो बात हिंदी की रही कि हिंदी में हम स्वर संधि कहते हैं, दूसरी व्यंजन संधि होती है, तीसरी विसर्ग संधि होती है। लेकिन अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में हम स्वर को अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। व्यंजन को हम हल कहते हैं और विसर्ग को तो विसर्ग कहते ही हैं। तो इसलिए जब संस्कृत की बात होती है तो संस्कृत में होता है स्वर संधि को हम कहेंगे अच संधि, व्यंजन संधि को हम कहेंगे हल संधि, और विसर्ग संधि। अब शुरुआत करते हैं स्वर संधि से। आज का हमारा विषय है स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि संधि का
पहला भेद है। अच संधि से हम आज की शुरुआत करेंगे। स्वर संधि, दो स्वर वर्णों की, ध्यान से समझिए इस बात को, दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। सामान्य शब्दावली में मैं आपको बता देता हूं कि दो स्वर वर्णों के बीच में जब संधि होती है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी पूर्व पद के अंत में भी स्वर का होना आवश्यक है और उत्तर पद के शुरू में भी स्वर का होना आवश्यक है। जब दोनों ओर स्वर होगा तो उस स्थिति में होने वाली संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेदों की बात करते हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि। अक स्वर्ण दीर्घ है, यह संस्कृत पाणिनि अष्टाध्यायी का सूत्र, यह पाणिनि अष्टाध्यायी का सूत्र है। अक स्वर्ण दीर्घ है। जिस तरह से हमारे गणित में सूत्र होते हैं किसी बात को सिद्ध करने के लिए, आपके किसी प्रश्न को हल करने के लिए, इसी तरह संस्कृत में भी सूत्र होते हैं। और बच्चों, जब 12वीं कक्षा के बाद आप संस्कृत पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। तो जब इस सूत्र का प्रयोग हम करते हैं तो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है, दीर्घ अच संधि होती है। अब उसमें क्या होता है ये देख लेते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ यानी अ ई उ, अ ई उ और री, इन स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ यानी अ ई उ या री आ जाएं तो दोनों को मिलाने से आ ई और उ और री, री यहां पर दीर्घ है, हो जाता है। यहां फिर देख लीजिए, देखिए इसने स्पष्ट कर दिया है। आ पूर्व पद के अंत में और अ उत्तर पद के शुरू में हो तो आ हो जाता है। इसी तरह से ई पूर्व पद के अंत में, ई उत्तर पद के शुरू में हो तो ई हो जाता है। इसी प्रकार उ के सामने उत्तर पद के शुरू में उ हो तो उ हो जाता है। री के सामने री हो तो री हो जाता है। अब ये बात बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए। जो सामान्य समझने वाली बात है कि आ के सामने आ होगा तो आ होगा, ई के सामने ई होगी तो ई होगा, उ के सामने उ होगा तो उ होगा, री के सामने री हो तो री होगा। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विद्या जमा अल्य हमने देखा था, इसी तरह से पुस्तक जमा अल्य। पुस्तक के अंत में क व्यंजन है, व्यंजन पूरा होता है स्वर के मिलने से, तो क में मिला हुआ है अ, और अल्य के शुरू में क्या है आ। और आ जब मिले तो दोनों के मिलने से क्या हुआ, अ और आ जब मिले तो दोनों के मिलने से आ हुआ, दोनों के मिलने से क्या हुआ आ। और आ के मिलने के बाद जब पूरे शब्द को हमने इकट्ठा किया तो हो गया पुस्तकालय है। इसी तरह से देव के अंत में और आशीष के शुरू में आ, यह देव के अंत में अ है, अ उसमें मिला हुआ है और आशीष के शुरू में आ है। अ और आ जब मिलते हैं तो आ हो जाता है, और व में अ था पहले, वो निकाल दिया, अ और आ के स्थान पर आ हुआ तो देवा शेष क्या था, शीशः, देवाशीषः, ये हमारा बन जाता है। इसके बाद के उदाहरण बेशक आप देख लीजिए। दैत्य जमा अरिहि, य के अंत में अ है, अरि के शुरू में अ है, अ मिलकर के आ हो गया दैत्यारी। यहां भी अ और हो गया चापी। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। गिरी जमा इंद्र, गिरिंद्र। हाँ, यहां थोड़ा परिवर्तन हो गया, देखिए अब गिरी र के अंत में ई है और सामने इंद्र के ई है, ई मिलने के बाद ई यानी दीर्घ इकार हो गया, बड़ी ई हो गई और क्या बन गया, गिरिंद्र। इसी प्रकार से कपि जमाईशः कपीशः, मही जमाईशः महिषः, नदी जमाईशः नदीशः, लक्ष्मी जमा ईश्वरः लक्ष्मीश्वरः, सु जमा उक्ति। यहां फिर परिवर्तन हुआ, अब यहां स में उ और उक्ति के शुरू में उ, यानी पूर्व पद के अंत में भी उ है और उत्तर पद के शुरू में भी उ है, तो मिलकर के हो गया सु।
और बाद का तो शेष था ही क ती, क्या हो गया सुक्ति ही। इसी तरह से भानु, न में उ है और सामने भी उ है, हो गया दीर्घ उकार और बन गया भानुदेह। यहां पितृ अंत में री है और उत्तर पद के शुरू में री है, हो गया पितृणम। अब हम बात करते हैं दूसरे भेद की, गुण संधि। दूसरा भेद है हमारा गुण संधि स्वर संधि का। इसमें क्या होता है, आ के बाद ई आई, तो दोनों के स्थान पर एकादेश हो जाता है। इसी तरह से यदि अ और आ के बाद उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। और इसी प्रकार आ के बाद यदि री आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, अर। अब ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। देखिए उदाहरण में भी इसने स्पष्ट कर दिया है, आ जमा ई ए, यानी उप के अंत में अ है और इंद्र के शुरू में ई है। अ और ई ए यानी उपेंद्र है। इसी प्रकार देव जमा इंद्र देवेंद्र है, गण जमा ईश गणेश, महा जमा ईश। यहां आ गया, महा में क्या आया, आ, और ई महेश, ये हो गया महेश। इसी तरह से लता जमा एव लतेव, गंगा जमा इति गंगेति। अब दूसरा नियम यहां पर दिखाया गया है, आ के सामने उ हो तो ओ हो जाता है। जैसे भाग्य अंत में ए है, उदय का उ हो गया और दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ओ, इसलिए भाग्योदय। इसी प्रकार से सूर्य जमा उदय, सूर्य के अंत में अ और उदय के शुरू में उ और मिलकर के हो गया ओ, बन गया सूर्योदय। इसी तरह से नर जमा उत्तम है, नरोत्तम है, हित जमा उपदेश है, हितोपदेश है, महाजमा उत्सव है, महोत्सव है, गंगा जमा उदकम, गंगोदकम, यथा जमा उचितम, यथोचितम, गंगा जमा ऊर्मि, गंगोर्मि, और महाजमा उरुहु, महोरुहु, नव जमा ऊढ़ा, नवोढ़ा। अगला नियम हो गया इसी का गुण संधि का, जब अ के सामने री हो तो अर हो जाता है। जैसे देव के अंत में अ और ऋषि के शुरू में री, तो अर हो गया। देव जमा अर जमा शी, देवर्षि, क्या बन गया, देवर्षि। इसी तरह से ग्रीष्म जमा ऋतु, म के अंत में अ है, सामने री है, दोनों के स्थान पर अर हो गया और म में से अ निकाल दिया था, म में अ मिल गया, म पूरा हो गया, र आधा था ऊपर चला गया। उसके बाद तू, ग्रीष्म ऋतु। इसी तरह से वर्षा ऋतु, आ और री वर्ष ऋतु। तो ये हो गया हमारा गुण संधि। अब हम बात करते हैं स्वर संधि के तीसरे भेद की, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में पाणिनि अष्टाध्यायी से वृद्धि रेचि सूत्र के तहत यह कार्य होता है, यानी वृद्धि संधि वृद्धि रेचि के तहत होती है। इसमें क्या है, अ या आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर ए, तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। इसी तरह से आ के बाद ओ आए तो औ हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। ये देखिए, अ के सामने अगर ए तो ए आ के सामने ए आए तो ऐ हो जाता है। जैसे मम जमा एव, मम के अंत में अ है, एव के शुरू में ए है, ममैव। इसी तरह से एक जमा एकम, एकैकम, तव जमा एव, तवैव। आ ए औ वर्णों को वृद्धि वर्ण कहते हैं। ये बात यहां पर बड़े ध्यान रखने वाली है आपकी।
के आ, अय, औ, इन वर्णों को वृद्धि वर्ण कहते हैं। यानी वृद्धि संधि में जब आदेश होगा तो आ, अय और अव होगा। जैसे यहां फिर आप देख लीजिए, अ और ए, अय, अद्यैव, लता जमा एव, लतैव, तथा जमा एव, तथैव, सदा जमा एव, सदैव, देव जमा ऐश्वर्य, देवैश्वर्यम, और आत्म जमा ऐक्यम, आत्मैक्यम। इसी प्रकार से आ ओ तो ओ हो जाता है। जल जमा औघ, जलौघ, मम जमा औषधि, ममौषधि, नव जमा औषधि, नवौषधि, और विद्या जमा औचित्यम, विद्योचितम, और आत्म जमा औत्सुक्यम, आत्मौत्सुक्यम। इसके बाद अगला भेद है स्वर संधि का, यानी अच संधि का, यण संधि। और यण संधि होती है इको यणची इस सूत्र के अनुसार। खैर, इसमें आया इको यणची, यानी इक और यण के आधार पर। अब इक और यण ये क्या है? ये दो एक प्रत्याहार हैं। इन दोनों प्रत्याहारों के, प्रत्याहार क्या? वर्णों का एक समूह है। अब इक में क्या है? ई, उ, री और ल, ये वर्ण आते हैं। और यण में य, व, र और ल, ये आते हैं। अब ये क्या कहता है कि इक के स्थान में यण हो, यानी ई के स्थान में य, उ के स्थान में व, फिर उसके बाद री के स्थान में र, और री के स्थान में ल, ऐसा हो जाता है। जब ई उ री के बाद लरी के साथ, जब ई उ री और लरी के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, यानी कोई भी इनके अलावा स्वर आ जाए, तो ई को य, उ को व, री को र और लरी को ल हो जाता है। क्या हो जाता है? ई को य, उ को व, री को र और लरी को ल आदेश हो जाता है। अब यदि जमा अपि, अब इसमें देखिए उदाहरण में, यदि जमा अपि, यदि के द में ई है और सामने असमान, यदि के द के अंत में ई और अपि के शुरू में असमान स्वर है, यानी ई के समान स्वर नहीं है, तो ई को क्या हो जाएगा? य, द य, और उसमें अ मिल गया, यद्य, शेष क्या था? पी, यद्यपि। इसी तरह से इति जमा आदि, इत्यादि, त आधा रह गया, ई को य हो गया, और य में आ मिल गया, बन गया इत्यादि। इसी तरह से अति जमा आचार है, अत्याचार है, इति जमा अवदत, इत्यवदत, नदी जमा आवेग, नद्यावेग, सखी जमा ऐश्वर्यम, सख्यश्वर्यम, और सु जमा आगतम। यहां देखिए बदल गया है, सु के अंत में उ है, उ को वह हो जाएगा, स आधा रह गया, और आगतम का आ उसमें मिल गया, वह में वाह हो गया गतम, और बन गया स्वागतम। इसी तरह से अनुजमा अय, अनवह, उ को वह हो जाएगा, न आधा रह गया, हलंत हो जाएगा, अ न व में अ, यह, अनवह। और इसी तरह से अनुजमा एषणम, यानी अन्वेषणम। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, मधु जमा अरि, मधवरी, वधु जमा आगमनम, वधवागमनम, पितृ जमा आदेश है, री को क्या? र हो गया री के स्थान पर, और हो गया पित्र, आ मिल गया, पित्रादेश। मातृ जमा आज्ञा, मात्राज्ञा, री और अ, मात्राज्ञा। इसी तरह से ली जमा आकृति, लाकृति, री को
ल हो गया, लरी को ल हो गया, आ मिल गया उसमें, लाकृति ही। अब अगला भेद देखते हैं, इसमें क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि होती है एचो अयवायावह, यानी ये भी एक सूत्र है पाणिनि अष्टाध्यायी का, इसके अनुसार होती है अयादि संधि। अय आदि आदेश हो जाते हैं। ध्यान से समझेंगे, बड़ी आसान संधि है। ये क्या कहता है कि जब ए अय ओ औ, ए अय ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए को अय, अय को आए, ओ को अव और औ को आव आदेश हो जाता है। दोबारा देख लीजिए, क्या होता है कि ए के स्थान पर अय, अय के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। इसे अयादि चतुष्टय के नाम से भी जानते हैं। फिर एक बार दोहरा देता हूं, ए अय ओ औ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ए को अय, अय को आए, ओ को अव और औ को आव हो जाता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। ने में ए और सामने अ, तो ए को आदेश हुआ अय, न अय नय और अनम उसमें मिल गया नयनम। इसी तरह से जमा अनम शयनम, नई जमा अकह नायक है। अब इसमें देखिए आप, नई ये है, नई को आय हो जाएगा, नाय हो जाएगा और बाद में क्या है उसमें मिलने के लिए अक है, तो बनेगा नायक। इसी तरह से भोजमा अनम अव हो जाएगा, ओ को अब हो जाएगा, हमने पढ़ा था ओ को अब, तो इसलिए भवनम। भानो जमा ए भानवे, पौ जमा अकह पावकह, नौ जमा इकह नाविकह और भौ जमा उकह भावुकह। तो ये हो गई अयादि संधि। इसके बाद स्वर संधि का छठा भेद है पूर्व रूप संधि, पहले जैसा रूप हो जाना, इंग पदांतादति। पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का अपवाद कहा जाता है, यानी जहां पर अयादि संधि नहीं होती वहां पूर्व रूप होता है। जैसे पद के अंत में स्थित ए और ओ के बाद यदि अ आए, यानी ए जमा अ, पूर्व पद के अंत में ए और उत्तर पद के शुरू में अ हो तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि यानी ए एकादेश हो जाता है, और ओ और अ आए तो ओ एकादेश हो जाता है, और ए ओ के पश्चात आने वाला जो ए है वह ए ओ में ही विलीन हो जाता है, यानी छुप जाता है, उसकी कोई पहचान नहीं रहती, उसका उच्चारण नहीं होता, और अ के रूप में लिपि के रूप में अवग्रह है। इस निशान को आपने देखा होगा बच्चों, कई बार इस निशान को आपने लिखा हुआ देखा होगा, और कई बार आपने सोचा होगा कि ये निशान क्या है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अ को अवग्रह चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है। जैसे हरे जमा अत्र, अब पूर्व पद के अंत में क्या है ए, रे में ए और अत्र के शुरू में अ, और जहां पर ए और अ हो आमने सामने तो वहां पर अ अवग्रह के रूप में स्थित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अ और ए, तो ए हो गया, हरे हो गया, पर अ को संकेत मात्र वहां पर छोड़ दिया, अवग्रह के रूप में छोड़ दिया। ये निशान जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था उसके रूप में यहां स्थित हो जाता है, और ये हो गया हरे अत्र। यहां उच्चारण के समय हरे अत्र ही कहा जाता है, अवग्रह का उच्चारण नहीं होता। आप देख लीजिए, इसी तरह से ए जमा अ, ए जमा अपि ते अपि, हरे जमा अव हरेव, हरेव बोलेंगे हम, हरे अव नहीं बोलेंगे, हरे अव नहीं बोलेंगे।
इसी तरह वृक्षे जमा अपि, वृक्षेपी, अवग्रह रूप में जरूर लिखा है पर उच्चारण नहीं होगा। जले जमा अस्ति, जले अस्ति। गोपाल जमा अहम, गोपालोहम। विष्णु जमा अव, विष्णोव। तो ये हो गई हमारी पूर्व रूप संधि, जिसमें क्या होता है, अवग्रह मात्र रह जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां भेद है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव में क्या होता है, प्रकृति रूप में ही जो आपका संधि है, जब हम संधि करते हैं वह प्रकृति रूप में ही रह जाती है, यानी जैसा है वैसा का वैसा रह जाता है। प्रकृति भाव का अर्थ है संधि को निषेध करना, यानी प्रकृति वर्णों में विकृति यानी परिवर्तन न करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना। इसे संधि का भेद न कह करके संधि का अभाव कहना चाहिए, क्योंकि संधि के नियम लागू होने की स्थिति में तो संधि कार्य होगा ही, पर यहां संधि कार्य नहीं होता। यदि कोई वर्ण प्लुत होता है और उसके बाद अच आ जाता है, तो वहां पर प्लुत और प्रग्रह वर्णों में संधि न होते हुए क्या होता है, प्रकृति भाव होता है। जैसे कवि जमा इच्छत है, कवि इच्छत है। विष्णु जमा इमऊ, बालके जमा आगच्छत है। यहां कवि, विष्णु, बालिके, ये क्रमशः क्या है, इकारांत हैं, उकारांत हैं और एकारांत हैं। ये बालके में ए है, एकारांत हैं, और एकारांत द्विवचन के रूप में प्रयोग होने के कारण प्रगृह्य संज्ञक हैं, यानी प्रकृति संज्ञक हैं, प्रकृति रूप में रह जाएंगे। अतः यहां पर किसी प्रकार की संधि नहीं होती, इसलिए कवि इच्छत है, विष्णु इमऊ और बालिके आगच्छत ही रहेंगे, न कि कविच्छत है, ऐसा नहीं होगा। अदस शब्द के म के बाद यदि ई या उ आए तो वहां पर भी प्रगृह्य संज्ञा होती है, यानी अमी जमा ईशा, अमु जमा आस्ते। तो यहां भी प्रगृह्य संज्ञा हुई और क्या बनेगा, अमी ईशा अमु आस्ते। प्लुत वर्ण के प्रकृति भाव का उदाहरण है ये एही कृष्ण, और उसका प्लुत में उच्चारण हो रहा है अत्र गोश्चरति। यहां अ और अ में दीर्घ संधि नहीं हुई, क्योंकि संबोधन पद कृष्ण में प्लुत है। यहां थोड़ा सा कठिन आपको महसूस हो रहा होगा, पर जब इसको ध्यान से आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आपको फिर भी आपको दोहरा देता हूं कि जहां पर इस तरह की स्थिति बनती है तो वहां पर जैसे यहां अभी बताया था इकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन होने के कारण, क्या होने के कारण, द्विवचन होने के कारण प्रकृति संज्ञक हैं, इसलिए यहां पर किसी प्रकार की संधि नहीं होती। इसी प्रकार अदस शब्द में भी म के बाद ई या उ आए तो वहां भी प्रकृति संज्ञा होती है, और प्रकृति संज्ञा होने के बाद अमी ईशा या अमु आस्ते उसी प्रकार रह जाएंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अमी ईशा हो जाएगा और अमु आस्ते हो जाएगा। अगली संधि है पररूप अचसंधि या पररूप स्वर संधि। अब इस स्वर संधि में क्या होता है, उपसर्ग के अ के बाद यदि ए या ओ आए तो पर रूप आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है। पर रूप शब्द का अर्थ प्यारे बच्चों होता है पहले जैसा रूप, और ये कहां पर होता है, जहां पर वृद्धि संधि हम नहीं कर सकते। वृद्धि संधि के अभी स्वर संधि में हमने वृद्धि संधि पढ़ी थी ना, तो जहां पर वृद्धि संधि का नियम लागू नहीं होता वहां पर रूप संधि होती है। जैसे पररूप कार्य से तात्पर्य, जैसा मैंने आपको बताया, पूर्व पद के अंतिम वर्ण, यहां देखिए ध्यान से आप, जब पूर्व पद के अंतिम वर्ण के अगले शब्द के आदि वर्ण के समान होकर के उसमें मिल जाए। जैसे प्रजमा इजते, प्रेजते, यानी अगर वृद्धि करते तो अय हो जाता, ये हो जाता, पर ऐसा होगा नहीं। लेकिन प्र और अ की स्थिति में क्या हुआ, ए हो गया, और क्या दोनों को मिलकर के क्या हो गया, प्रे, एक आदेश हो गया, और शब्द प्रजमा एज थे क्या बना,
प्रेजते। इसी तरह उपजमा औषधि, उपोषति। तो मैं अपेक्षा करता हूं आपकी पररूप संधि भी समझ में आ गई होगी। पररूप यानी पहले जैसा रूप। तो प्यारे बच्चों, ये तो थी संधि में आज हमने जो सबसे पहले लिया स्वर संधि यानी अच स्वर संधि की बात। और जितना अभ्यास करेंगे उतना संधि आपको ज्यादा समझ में आएगी। अब संधि का जो हमारा दूसरा भाग है यानी व्यंजन संधि, वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।